7 अक्टूबर 2023 हफ्ते की सुबह 6:30 बजे गजा की पट्टी से 1, 2, 3 और फिर हजारों रॉकेट इसराइल के शुमाल, जनूब और मशरिक पर दागने का सिलसिला शुरू हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड ट्रुथ। इस हमले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जिस पर इसराइल के तौल व अर्ज में खतरे के सायरन बज उठे। 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 के करीब रॉकेट फायर किए गए। במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. जंगजू कैरम शालम चेक पॉइंट से इसराइल में दाखिल हुए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये जंगजू बाढ़ को काट कर इसराइल में दाखिल हो रहे हैं, और इसी वक्त ये जंगजू एरेस बॉर्डर पर मौजूद बाढ़ को काट कर भी दाखिल हुए। इन मुजाहिदीन की वहाँ लड़ाई पुलिस और मिलिट्री से हुई। ये हमला इस सदी का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. 2006 में आपको याद होगा इसराइल और लिबनान जंग में 130 इसराइली मारे गए थे, जबकि अभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 360 अफराद हलाक और 1500 के करीब ये इसराइली जख्मी हो चुके हैं। ये हमला कैसे हुआ और इसकी नौइयत कितनी संगीन हो सकती है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमास नामी इस्लामी तंजीम ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। हमास ने इसराइल पर 3 अतराफ से हमले की। फलस्तीनी कमांडोज फजा से पैराग्लाइडर्स की शक्ल में आगे बढ़े और बैक वक्त जमीनी और समुद्री रास्तों से भी हमला किया। हमास के लीडर दाइफ का कहना था, बस बहुत हो गया, अब हमने फैसला कर लिया है। Al-Aqsa typhoon started from Gaza and it will. याद रहे सिर्फ इस साल तकरीबन 200 फलस्तीनी इसराइली फौज की फायरिंग के नतीजे में शहीद हो चुके हैं। इसराइली वजीर दिफा का कहना था कि ये लोग गजा की पट्टी से इसराइल में दाखिल हुए हैं और एक पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया है, जबकि फलस्तीनी सदर का कहना था, हम काबजीन के खिलाफ दिफा का हक रखते हैं। ये जंग क्या रूस और यूक्रेन की तरह बड़े पैमाने पर तब्दील होगी या बस कुछ लम्हों बाद ही इस हमले की शिद्दत कम हो जाएगी? इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया है, हम तो हालत जंग में हैं, और उन्होंने लोगों को तैयार होने का कहा है। और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली रिजर्व सोल्जर को भी एक्टिव होने का कह दिया गया है, जबकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का भी कहा गया है। हमास के साथ साथ अल फतह और हिजबुल्लाह भी इस जंग में शामिल हो गई हैं। फ्रांस, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से इस हमले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के अंदर इसराइल की सपोर्ट की है, जबकि फलस्तीनियों को टेररिस्ट कहा है। अगर हम बात करें मुस्लिम ममालिक की, तो अब तक किसी भी मुस्लिम ममालिक की जानिब से फलस्तीन के हक में कोई वाज़ा बयान जारी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत प्रेस रिलीज तो जारी की गई हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। क्या इन प्रेस रिलीज से फलस्तीनियों का मसला हल हो जाएगा, ये भी एक सवाल है। दोस्तों, आपको बताते जाएं, रशिया यूक्रेन जंग के बाद ये जंग एक बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो सकती है। दुनिया पहले ही रशिया यूक्रेन जंग की वजह से एक माशी बुरान का शिकार है, और जब ये जंग छिड़ जाएगी तो ये सिर्फ ना के माशी बुरान लाएगी, साथ साथ रिलीजियस बुरान भी लेके आई, जो कि मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना होगा। अगर आपको हम बताते जाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फलस्तीनी मुजाहिदीन अपने हक का मुकम्मल दिफा रखते हैं, और ये सिर्फ खाली हक का दिफा नहीं रखते बल्कि मुसल्लह हक का दिफा रखते हैं, यानी अपनी सपोर्ट में असले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अक़वाम मुत्तहिदा को सारे ममालिक मानते हैं, तो फिर फलस्तीन के इस हरकत पर इतना शोर व गुल बरपा क्यों है? इसराइल को कोई क्यों काबिज फोर्स नहीं कह रहा है? सारों को इतना मरोड़ क्यों उठ रहा है इसराइल के ऊपर ही? वो कैसे फलस्तीन को इग्नोर कर सकते हैं? दोस्तों, हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाला मंजर क्या हो सकता है। रशिया यूक्रेन के बाद फलस्तीन का मसला कितना बड़ा होगा? क्या इसराइल काबू पा लेगा? अब तक जो फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इलाके कब्जे में लिए हैं, ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वहाँ से पीछे हट जाएंगे? इसराइल कितना मुंह तोड़ जवाब देगा? ये सब सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।